वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर सीएम गहलोत का जवाब। सीएम गहलोत का केंद्र सरकार और राज्य के विपक्ष पर निशाना। गहलोत ने कहा, कांग्रेस सरकार के दौरान 3 बार राजस्व सरप्लस हुआ। सीएम गहलोत बोले, प्रदेश को घाटी से बाहर निकाला। सीएम गहलोत का दावा, बजट की सारी घोषणाएं पूरी होंगी। गहलोत का स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने पर जोर। विपक्ष से गहलोत की अपील, राज्य की योजनाओं के लिए मिलकर संघर्ष करें। जादूगर का जवाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। वित्त विधेयक 2021-22 आज विधानसभा में पारित हो गया। इससे पहले बजट के अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का आज मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए सदन के सामने तत्कालीन सरकार के समय के और अपने समय के आंकड़े रखे और जोर देकर कहा कि हमारी सरकार ने वित्तीय कुप्रबंधन को ठीक करने और राजस्व घाटे को नियंत्रण में रखने की कोशिश भी की और कामयाबी पाई। बीच बीच में भाजपा सरकार आई और बेड़ा गर्क कर गई। अपने जवाब में मुख्यमंत्री केंद्र पर भी उन्होंने प्रहार किए और कहा कि 25 सांसद होने के बावजूद ईस्टर्न कैनाल परियोजना ठंडे बस्ते में है। केंद्र को पूरा राजस्व मिल रहा है, लेकिन राज्यों का हिस्सा रोक लिया गया है, जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अपने जवाब में नई घोषणाएं करने के अलावा सीएम ईडब्ल्यूएस आरक्षण, स्कूल फीस, मीणा जैसे मुद्दों पर भी बोले। इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश को कर्ज के संकट में धकेलने का आरोप लगाया, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी उठाया और सरकार को नाकाम सरकार करार दिया। आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ धीरेन्द्र राघव हैं, 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। पंकज जोशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजीव अरोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ, और श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पंकज जोशी जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। जब बजट आया था उस दिन आप लोगों ने इसको लेकर जो टिप्पणी दी थी, उसमें सबसे अहम टिप्पणी यह थी कि बजट ऐसा है मानो मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हों, यानी इतना लोक लुभावन बजट बनाया गया है जैसे मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हों। लेकिन इसके पूरे होने की, इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने की कितनी संभावना बचती है? आज मुख्यमंत्री ने पिछला जो इतिहास रहा है उसके आंकड़े रखे सामने कि 46% आपकी संभावनाएं रहती थी, 60% तक हमने बजट का उपयोग किया है। इन आंकड़ों के बाद क्या कहना है पंकज जोशी? देखिए, आप खुद देखिए, उन्होंने खुद ने माना कि 60% तो जो है हमने जो है आंकड़ों को जो है पूरा किया है। और आप मुझे देखिए, बजट के यदि आप टोटल पूरा बजट देखेंगे तो बिल्कुल जो है नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपने जो सबसे किया कि उसमें आपका पूंजीगत एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कहीं भी नहीं बोला। ना तो आपकी अब इस पूरे बजट में लोगों को सोचा था कि शायद जो है जिस रिफाइनरी को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बहुत चीज की जा रही थी, शायद कहीं ना कहीं उसके लिए पूंजीगत एक्सपेंडिचर आएगा, कहीं ना कहीं वहां जो है एक हब बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि उसने कोई पूंजीगत एक्सपेंडिचर करने की वहां पर कोई जो है उन्होंने मंशा नहीं जताई कि कोई हम वहां कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जब तक जो है कर्ज लगातार जो है, उन्होंने कहा कि हमने अकाउंट डेफिसिट कम किया। अरे भाई, आप आंकड़े कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए ना कि अकाउंट डेफिसिट कम कर रहे हैं, पूंजीगत एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, तो फिर लोन किसके लिए ले रहे हैं, किसके लिए कर्जा ले रहे हैं? इसका जवाब तो बताइए ना। और लोन जो की हालत यह है कि सरकार के बजट का जो है करीबन 38% जो खर्चा है वो केवल और केवल जो है वित्तीय भार के ऊपर है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं कि जिन चीजों के लिए लगातार कहा, केवल और केवल जो है लुभावने वाली बातें थी, वो देखिए उन्होंने करी। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपने जो चीजें कही कि आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए आप, कोई व्यक्ति जो है ना तो आज व्यापारी सुरक्षित है, ना थाने में सुरक्षित है, ना सरकारी दफ्तर में सुरक्षित है, ना जो है हॉस्पिटल में सुरक्षित है। मुझे जिस तरीके के हालात थे, लेकिन उस पर कोई जो है पहले उन्होंने नहीं की कि हम इस चीज के लिए इनको जो है सुदृढ़ करने के लिए, इनको कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए हम स्पेसिफाइड कुछ जो है चीजें करेंगे। बढ़ते कर्ज पर और पूंजीगत व्यय पर जो कुछ पंकज जोशी जी ने कहा, उस पर राजीव अरोड़ा जी आपकी टिप्पणी। देखिए, आज का जो जवाब था मुख्यमंत्री महोदय का जी, वो बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। और उन्होंने ये दावा ठोक के कहा कि हम जो कह रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, उसको करने की मंशा रखते हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि पिछले 3 सालों के अंदर किस तरह से 10,000 करोड़, 14,000 करोड़, 12,000 करोड़ रुपए हमको कम मिले, और अभी कोरोना के नाम पे पहले कह दिया गया 5,000 करोड़ कम मिलेंगे। और अगर हमको कहीं से लोन लेना होगा तो भी हमको अनुमति लेनी पड़ती है। इन विपरीत परिस्थितियों में कुशल प्रबंधन करके हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, राजस्थान को उन्नति के पथ पे लेके जाना चाहते हैं। और बजट की घोषणाओं के बाद भी उनको जितने नई घोषणाएं भी करी, और अंत में जाते जाते जो एक डिमांड
निकली कि एमएलए का जो फंड है व्यय करने का उसको बढ़ाया जाए, तो 2 करोड़ से 2 करोड़ 25 लाख रुपए, 2 करोड़ से 2 करोड़ 50 लाख रुपए ना करके 5 करोड़ बोला, 5 करोड़ रुपए ही करके उन्होंने दिया। ठीक है। तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी ये भी कह रहे थे कि रोज अखबारों में छप रहा है कि केंद्र सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो पिछले वर्ष के मुकाबले कोरोना से पहले वर्ष के बराबर हो रहा है। हाँ। उसके बाद भी राज्यों के संग उनको पूरा पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। ये जो बातें हैं उनको ध्यान रखने के बाद भी, क्योंकि हमने कुशल प्रबंधन करा है, हम निश्चित रूप से हाँ, ये इसका जवाब मिलना बड़ा मतलब मुश्किल सा लगता है राजीव जी। एक सामान्य आदमी जो बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्र की टर्मिनोलॉजी को नहीं जानता, उसको ये समझना मुश्किल है कि जीएसटी का पैसा आपका रोक लिया गया है, आपके पास दूसरे कोई सोर्सेज स्टेट में बचे नहीं हैं, जो बचे हैं उनमें भी काट छांट और जो प्रोपोर्शन था उसको चेंज कर दिया गया है, उस पर फिर आप कर्ज आपको लेना पड़ रहा है, कर्ज की मात्रा आपकी बढ़ रही है, तो फिर चिंता की बात नहीं है क्या? ताली बजाने की बात कैसे है? कहाँ से लाएंगे पैसा कि जिससे बजट घोषणाएं भी पूरी हो जाएं, जिससे 2 करोड़ के 5 करोड़ भी हो जाएं 200 विधायकों के? जी जेपी शर्मा जी, जो आपकी बात है उसको ही उन्होंने एक जवाब दिया। हाँ। उन्होंने बोला कि पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी जो भवन है, नए भवनों के निर्माण के लिए बहुत मांग होती है, बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पुराने जो भवन है उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है। इसे 500 करोड़ रुपए का एक ऐसा फंड जिसके अंदर पुराने भवनों को ही उनका पुनरुद्धार करा जाए, उनका नवीनीकरण करा जाए, उसके काम मिले। तो उन्होंने कोशिश करी है कि जहां पे पैसा बचा सकते हैं वो पैसा बचाएं और जो जन कल्याणकारी योजना उनको पूरा करें। ठीक है, श्याम सुंदर जी आपके पास आता हूं, लेकिन पहले पंकज जोशी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो जोर देकर उन्होंने कही कि राजस्थान की लंबित परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं जिनसे राजस्थान का स्वरूप बदल सकता है, जो केंद्र के पाले में पड़ी हुई हैं, उन्होंने भावुक होकर कहा कि आप चलिए हमारे साथ, हम आपके साथ चलते हैं। नहीं जा सकते, अलग अलग जाते हैं, लेकिन इनको करवाइए। तो 25 सांसद दिए आखिरकार, ये ताना कब तक सहते रहेंगे आप पंकज जोशी? देखिए, मुझे लगता है कि 25 सांसद दिए, ये आप जो है बेसिकली अपना उपलब्धि बताते हैं या अपनी जो है नाकामी बताते हैं? पहली बात ये तो होगी, चलिए ठीक है ना। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो है, अब मुझे बताइए आप कि आपने जो है ईस्टर्न कैनाल के बारे में इतना भी नहीं किया कि सरकार अपने तरफ से जो है कोई भी 50 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए डीपीआर बनाने के लिए, जो पिछली सरकार ने डीपीआर बनाई थी, डीपीआर गई थी, खुद गडकरी जी ने जा पाया था, कम से कम हम उसके लिए कुछ जो है एक बजट प्रावधान तो करें। देखिए, कोई भी चीज को यदि आप देखेंगे तो यदि उसके लिए 1 रुपए का, सरकार कई बार 1 रुपए का टोकन मनी रखती है, वो इसलिए रखती है कि काम करने की इच्छा होती है, काम करना होता है तो करते हैं। जब आप उसका 1 रुपए का टोकन मनी नहीं रखेंगे तो मुझे बताइए काम करने की इच्छा आपकी है नहीं। आपने रिफाइनरी के लिए ये काम, दूसरा में आ रहा हूं। और आप देखिए कितना लुभावना से वाक्य किया कि 200 विधानसभा की जो है, यहां पर जो है विधानसभा है 200 सांसदों की, विधायकों की, जिसमें से टोटल यदि 5 करोड़ रुपए के हिसाब से 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च होगा तो बेसिकली 600 करोड़ रुपए होगा। लेकिन 600 करोड़ रुपए के लिए तो उन्होंने गिना दिया, लेकिन एक शब्द उन्होंने कहा कि 5,400 करोड़। मैं कह रहा हूं 5,400 करोड़ रुपए फ्यूल सरचार्ज जिस कंपनी को देने जा रहे हैं, जिसके आपने कहा हमारे दो, उनको 5,400 करोड़ रुपए फ्यूल सरचार्ज देने की बात थी। कम से कम ये भी कह देते। ठीक है सर, धीरेन्द्र राघव, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए। आप लोग जाके मांग करोगे कि करोगे? प्रधानमंत्री खुद ने कहा है। सुनिए, समय कम है आज मेरे पास, समय कम है। सुनिए एक मिनट, धीरेन्द्र राघव, अरे सुनिए ना पंकज जी, आपने भी मलम लगाई, इन्होंने भी मलम लगाई, सभी तबकों के ऊपर। एक तबका व्यापारी वर्ग है जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं धीरेन्द्र राघव, किसकी मलम से आराम महसूस हुआ, इनसे पूछ लेते हैं ना। बजट से पहले 20 लाख करोड़ का पैकेज था जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो तो लोन था, फिर बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं वहां भी हुई और यहाँ भी हुई। धीरेन्द्र राघव को राहत मिली कोरोना काल? जी, मुझे नहीं लगता जेपी शर्मा जी कोई राहत मिली है। दोनों पार्टियों की अपनी अपनी वकालत है, अपने अपने हास्यात्मक, मैं तो इसको हास्यात्मक कहूँगा कि अपनी अपनी किस तरह ये वकालत करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। जबकि आप देखिए, भारत आजाद हुआ है उसके 1 साल बाद में राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपना अपना बजट प्रस्तुत कर रही है, और आज हम बैठे हैं 2021 में। तो क्या हम पूरे आंकड़ों को मिला के देखें तो शायद अमेरिका भी हमसे 2-3 साल पीछे होता, लेकिन आज भी हम विकासशील में ही हैं, विकसित नहीं है। तो ये सिर्फ घोषणाएं हैं, सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो घोषणाएं 2020 में की गई है वो कितनी पूरी हुई है। उनके लिए कोई आयोग है, जो आयोग 1 महीने पहले ये जनता को बताए बाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कितने प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए गए हैं। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हमारे जादूगर जी मुख्यमंत्री बहुत बड़े जादूगर हैं,
उन्होंने खाली खजाने में भी एक अच्छा बजट दिया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जादूगर मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा बजट दिया है। लेकिन मैं सरकार को, हमारे व्यापारी वर्ग की तरफ से ये एक सुझाव देना चाहता हूं कि सरकारें लोन पे नहीं चल के निवेश को बढ़ावा दें, और जो बाहर के जो इन्वेस्टर आते हैं उनको जो इन्होंने एकल खिड़की जो बनाई है वो बिल्कुल कामयाब नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, निवेश को प्रोत्साहित करें, निवेश को प्रोत्साहित करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि यूरोप का एक इन्वेस्टर जो 2200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है एक बांबू प्रोजेक्ट में, उसको सीएम साहब के जो एक सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, उसके घूमते घूमते आज 2 महीने हो चुके हैं और वो अपना 2200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। और उस आदमी की मंशा ये है कि वो राजस्थान से उसके फोरफादर बिलोंग करते थे। तो सरकार को निवेश पे ध्यान देना चाहिए, निवेश के मैकेनिज्म को सुधारना चाहिए, न कि लोन लेके और इतनी लुभावनी घोषणाएं करनी चाहिए। ठीक है श्याम सुंदर शर्मा, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें थीं वो भी इस बहस में आनी चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त सरकारों से जवाब मांगा हुआ है। उसमें सरकार चाहती है कि इसकी सीमा इससे आगे बढ़े, या ईडब्ल्यूएस की बात हो, या मीणा जैसी बात हो, या स्कूल की फीस को लेकर के इस वक्त हर आदमी कंसर्न है उसकी बात हो। कैसे आज के इस रिप्लाई को देखेंगे श्याम सुंदर शर्मा? देखिए जेपी शर्मा जी, उन्होंने आज मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को छूने का प्रयास किया, हर विवाद को विधानसभा में लाने का प्रयास किया। मीणा विवाद समाप्त करने का ऐलान उन्होंने विधानसभा में कर दिया। जो अब तक अधिकारी कहते थे कि दोनों विवाद है, उसके कारण से उनके प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने आज का उन्होंने फीस का मामला भी आज उठाया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कर रहा है, अब हम कुछ क्या कर सकते हैं, ये भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो ज्यादा नहीं बोल पाए, लेकिन फीस के ऊपर वो बोले आज। अब देखिएगा जिस प्रकार से अगर ओबीसी का जो उन्होंने जो उठाया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% बढ़ाने की बात कही है, उन्होंने कहा कि अधिकार छीन लिया गया है। ओबीसी का जो हम आरक्षण दे देते थे, कर देते थे, वो अधिकार हमसे छीना गया है, तो उसको उन्होंने भी छीनने का प्रयास किया। देखिए अब उन्होंने देखिए बहुत सारी वर्गों को छूने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि 20,000 तीर्थ यात्री बुजुर्गों को भेजेंगे हम, 20,000 परिवार को छू लिया। 10% उन्होंने छोटे कर्मचारियों का जो मानदेय बढ़ाने की बात कही है उनको छू लिया उन्होंने। अब उसके पास ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा बढ़ाने की बात हो गई, फीस माफ करने की बात हो गई। इस चिरंजीवी योजना जो है 1 अप्रैल पंजीयन कितना बड़ा गेम चेंजर होगा श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए 1 अप्रैल तक पंजीयन शुरू होगा और 1 मई से इसको शुरू करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि केंद्र ने नियम बदल दिया है, अब हमको 90% देना पड़ेगा, 10% केंद्र देगा। तो उन्होंने ये भी प्रयास किया कि केंद्र हमको किस प्रकार से कटौती कर रहा है, लेकिन उस कटौती के बीच भी हम किस प्रकार से विकास को बढ़ाएं। आज देखिए प्रतिपक्ष के नेता को बोलने के लिए मजबूर कर दिया, उनको हाउस में कहा कि आप कहो 5 करोड़ करेंगे, और फिर देखिए विधानसभा अध्यक्ष का हस्तक्षेप करना पड़ा। हरीश मीणा चाहते थे कि 3 करोड़ हो, हरीश चौधरी ये नहीं हो, कोरोना काल में नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बना तो मुख्यमंत्री जी ने बड़े दबाव में बड़े प्यार से कहा कि सबकी राय है तो मैं इसको 5 करोड़ करता हूं। तो ये देखिएगा कि बहुत सारी चीजें हैं। और आप देखिए एक नई बात उन्होंने आज कही कि जिस 10वीं और 11वीं में 500 बालिकाएं हैं और उसको आगे महाविद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा, कन्या विद्यालय में। तो एक स्तर और क्रेडिट सोसाइटी जो कि मध्यम वर्ग के लोगों का माल लेकर के और ठीक है श्याम जी, आज समय थोड़ा कम है। बिल्कुल ठीक है, घोषणाएं हुई, बहुत सारे तर्क तथ्य भी दिए गए। देखने वाली बात यह है कि इस सब के बाद जब 2022 में हम इस पर फिर इसकी समीक्षा कर रहे होंगे, अगले बजट की चर्चा कर रहे होंगे जब, तब हमारे पास क्या क्या बात करने के लिए होगा, क्या क्या तर्क कांग्रेस के पास होंगे, क्या क्या तर्क भाजपा के पास होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।